अब जो है जब हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स निकालना आ चुके हैं सेल के। अच्छा एक बात वो करनी ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक सेल है, ठीक है। मैं दोबारा से बना रहा हूँ उसको ज़रा ऊपर करके। मेरे पास एक सेल है और इस सेल की जो ख़ास बात है वो ये है कि मैंने इस सेल में कॉपर और जिंक को लगाया। यहाँ जिंक आ गया, यहाँ कॉपर आ गया। अब स्टैंडर्ड जब भी मैं बोलता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल सेल का ई नॉट, जब भी मैं बोलता हूँ मैं स्टैंडर्ड का लफ्ज जरूर लेता हूँ। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो 1 मोलर है और टेम्परेचर जो है वो भी मेरे पास स्टैंडर्ड 25 डिग्री का है, ठीक है। कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं स्टैंडर्ड जब बोलता हूँ तो उसमें कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। सपोज करो मैं ये कंसंट्रेशन, अच्छा अब अगर मैं वोल्टेज निकालता हूँ तो वोल्टेज को इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ मैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया। ई सेल 2 वेरिएशन है उसकी, मैं आसान वाली लिख देता हूँ, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। तो और ये सेल नोटेशन वाली सेल नोटेशन वाला फॉर्मूला है। मतलब ये कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है पता है ना? लेफ्ट जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और जो ई राइट है वहां पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम वाला लेफ्ट राइट नहीं है, ये सेल नोटेशन वाला लेफ्ट राइट है, ठीक है। खैर, अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं ई, तो वो हमेशा क्या निकलेगा? ई नॉट। उसकी वजह उसकी ये है कि ये ई नॉट जो निकला वो निकलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के साथ, या अगर हम दूसरा वाला वेरिएशन लें फॉर्मूले की तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड यानी कि कंडीशन अप्लीकेबल है स्टैंडर्ड वाली। सपोज करो मैं इसका ये जो क्या नाम है इसका कंसंट्रेशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ एक सेल में या दोनों सेल में, तो क्या होगा? क्या मैं अब इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, या वोल्टेज पे जो फर्क पड़ेगा इस कंसंट्रेशन को चेंज करने पर, क्या वो इस फॉर्मूले से निकल सकती है? नहीं। ये है लिमिटेशन इस फॉर्मूले की। अब जरूरत आती है ऐसे फॉर्मूले की कि जो मैं अप्लाई करूं और अप्लाई करने पर मैं किसी भी कंसंट्रेशन पर दोनों में से किसी भी एनालाइट मुझे निकल गया, सॉरी, किसी भी स्पीशी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकूं मैं सेल में। तो वो जो फॉर्मूला जो शख्स लाया वो फॉर्मूला नर्न्स इक्वेशन कहलाती है, और वो बंदा था नर्न्स, ठीक है। तो नर्न्स साहब बहुत बड़े केमिस्ट थे, बहुत ही बड़े, ठीक है। और इनके बारे में वीडियो के एंड में बता दूंगा, अभी हम अपना फ्लो नहीं तोड़ते। तो नर्न्स इक्वेशन को जिस तरीके से है, ई स्टैंडर्ड वाला नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड। ई सेल निकालना है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस या अननोन कंडीशंस, कंसंट्रेशन भी नहीं पता, चलो उस पर भी मैं, अगर मुझे ई सेल पता है तो मैं निकाल सकता हूं। अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अगर मुझे कंसंट्रेशन पता है तो मैं फिर ई सेल निकाल सकता हूं एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर मुझे ई सेल पता है वोल्ट मीटर से एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो मैं कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं। ये है बेसिस एनालिटिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, समझ में आ रही? खैर क्या है, नर्न्स इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मैं अभी जो फॉर्म लिख रहा हूं उसमें माइनस है, तो घबरा मत जाना, वो माइनस है ये तो गलत लिख दिया मैंने। कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर पॉजिटिव में फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ में नेगेटिव की फॉर्म में, वो भी बताऊंगा। मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं उसकी। 0.0529 अपॉन n, ये 0.0529 वाला सबसे इजीएस्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। मैंने कहा ना नर्न्स इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और वो सारी फॉर्म्स में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और फिर यहां आता है लॉग। हाँ भाई, हमेशा भूलते हो डिनोमिनेटर में क्या है न्यूमरेटर में क्या है, याद रखना। वो वेरिएशन फॉर्मूले की कि जिसमें नेगेटिव साइन आता है उसमें आप लिखोगे हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो मैं बोल रहा हूं जगह तो बोल देता हूं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या चल रहा है।
रेडॉक्स रिएक्शन ये चल रहा है। और अब हुआ क्या कि इस सेल में जिंक था न्यूट्रल, उस वक्त इस सेल में कॉपर था +2। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े तो रिएक्शन आगे बढ़ा ना भाई, सेल आगे बढ़ा। सेल ने वोल्टेज दिया कब? तो सेल ने जब वोल्टेज दिया उससे पहले कुछ हुआ होगा, फिर जब सेल ने वोल्टेज दिया तो फिर कुछ कंडीशंस जो है हुई होंगी बाद में आफ्टर गिविंग वोल्टेज। तो जिंक और कॉपर जब वो वोल्टेज देने के लिए कुछ रिएक्शन हुआ, उस वक्त वोल्टेज से पहले क्या था? जिंक न्यूट्रल था, कॉपर +2 था। कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन्स का इंतजार कर रहे थे और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा था। तो जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, वोल्टेज जनरेट हो गया, Zn+2 बन गया, और कॉपर ने वो फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कॉपर न्यूट्रल हो गया। तो इस केस में आयंस में अगर हम आए तो हमारे पास जो Zn+2 है वो क्या है? प्रोडक्ट। तो वो कहां आएगा? ऊपर। और हमारे पास इस केस में जो Cu+2 है वो क्या है? Cu+2 रिएक्टेंट, वो कहां आएगा? वो नीचे आएगा। तो रेनॉल्ड्स इक्वेशन में आपको बाय लॉजिक याद करना है कि जो ये जो हमारे पास क्वोशंट है, लॉग क्यू कहते हैं इसको, क्वोशंट। इस क्वोशंट में, रेशियो में, आसान लफ्जों में कहें, इस रेशियो में ऊपर क्या की जाएगी, नीचे क्या की जाएगी? अगर नेगेटिव साइन होगा तो प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, और अगर पॉजिटिव कर दो इधर तो फिर रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे आएगा। नर्न्स इक्वेशन की अच्छी बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन सैकड़ों में, बहुत सारी हैं। आज एक हम इसकी इसका यूज है वो पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ये वाला, अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किए जाने पर आने वाला वोल्टेज पता है सेल का, तो फिर आप क्या कर सकते हो? अननोन कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। एनीवेज, तो हमारे पास इस इक्वेशन से पता चलता है हमको लॉजिक से, सेल में देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, देखो, रटो नहीं, देखो वहां पे हो क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन्स देने से पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हुआ। तो मैंने देखा यार, ये तो एक टिपिकल डैनियल सेल है, डैनियल सेल कहते हैं इसको, जिंक और कॉपर के, जिंक और कॉपर के बने हुए सेल को डैनियल सेल कहते हैं। अगर जिंक और कॉपर को हटा दो और कोई और मेटल्स को ले आओ, वेरिएशन को वोल्टेक सेल्स कहते हैं फिर। ठीक है। डैनियल सेल इज अ वोल्टेक सेल, बट नॉट ऑल वोल्टेक सेल्स आर डैनियल सेल। डैनियल सेल इज द वोल्टेक सेल बिटवीन कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक, अब देखो हुआ क्या, मैं कैसे बताया हूं कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, इसको समझो। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वेशन पर आ जाओ। जब वोल्टेज प्रोवाइड करना था उस वक्त जिंक न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया उसने, उस वक्त कॉपर +2 इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाएं। कॉपर +2 कह रहे हैं, कॉपर को देखकर, कॉपर मेटल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल +34.34 है, +0.34। ये क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो कॉपर +2 कह रहे हैं कॉपर को देखकर कि यार ये तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत वीक है इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत वीक है इसका, ये नहीं निकाल सकता, हमको इलेक्ट्रॉन का इंतजार ही करना पड़ेगा। तो उस वक्त वोल्टेज से पहले की कहानी की है। अब वोल्टेज जनरेट हुआ तो क्या हुआ? तो फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 बनाना शुरू कर दिया, और कॉपर +2 ने वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की रॉड मोटी करना शुरू कर दी, डिपॉजिट होना शुरू हो गया वो उसमें। तो यहां से मुझे पता चला कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। अब आने वाली क्लासेस में जब आने वाली, मतलब समझ लो, अब जब तक मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते रहनी है, नर्न्स इक्वेशन हर वीडियो में आएगी इंशाल्लाह। और नर्न्स इक्वेशन में ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, ये कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इस प्रॉब्लम में आप लोगों को क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको अभी एक बैक स्टोरी पता है इसकी। पॉजिटिव देख लो, अगर पॉजिटिव करता तो ये रिवर्स हो जाता। समझ में आ रही बात है? अब हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके और देखते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल लाजमी करना, भले पेपर में आए ना आए, कोर्स में हो ना हो, न्यूमेरिकल जरूर करो, डेरिवेशन देख लो, न्यूमेरिकल जरूर करो। खैर, अब क्या कह रहा हूं मैं, अब मैं आपको एक और एप्लीकेशन बता रहा हूं इसकी। मैंने अभी एक एप्लीकेशन बता दी ना कि आप इसका क्या कर सकते हो, अगर आपको ई सेल पता हो एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस और ई सेल पता हो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो एनालाइट की या स्पीशीज की।
एक और भी है इसका, इसकी एक एप्लीकेशन तो बहुत ही अच्छी है, और वो ये कि आप इससे कुछ जहन में आ रहा है, इस चीज से कुछ जहन में आ रहा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब देखो गौर से सुनना, अब मैं आपको इसकी पहले मैं एप्लीकेशन बता दूं। नर्न्स इक्वेशन इज द, समझ लो, इज द बर्थ ऑफ ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वजह उसकी यह है कि इतनी खूबसूरत इक्वेशन है कि आप कागज पे बैठे बैठे रेडॉक्स रिएक्शन का केस ही निकाल सकते हो। कागज पे बैठे बैठे रिएक्शन का केस ही निकल रहा है विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रैक्टिकल अपरेटस। केस ही निकाल सकते हो आप बैठे बैठे रिएक्शन को देखकर केस ही। कैसे? अब देखो कैसे, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो केस ही कैसे निकलेगा? तो अगर मैं बोलूं कि ये सेल में मैंने वोल्ट मीटर लगाने के बजाय, ऐसे मैंने वोल्ट मीटर ही लगाया है, छोड़ो क्या करोगे, बल्ब लगाकर, ठीक है, मैंने वोल्ट मीटर लगाया है और मैं वोल्ट मीटर को देखे जा रहा हूँ। सपोज करो कि एक वक्त ऐसा आता है, सपोज भी तुम कर रहे हो, ये तो होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग 0 दिखाएगा, और वो वक्त होगा जब सेल डाई हो जाएगा, सेल का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। ये वो स्टेट होगी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा। तो मैं अगर इस डेरिवेशन से आगे बढ़ूं, ई सेल 0 हो चुका है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेरा ये रहा -0.0529 डिवाइडेड बाय n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और फिर लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मैंने कर दिया। अब मैं इसको अगर शिफ्ट करूं, इस पूरी की पूरी चीज को यहां ले जाऊं, तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.0529 अपॉन n log p अपॉन r इज इक्वल्स टू ई नॉट। ऐसा ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको जरा देखो, मैं log p अपॉन r को यहीं छोड़कर 0.0529 डिवाइड बाय n को वहां लेकर जा रहा हूं, तो क्या होगा, ई नॉट यहां पर ऐसे कैसे रहेगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर ये डिवाइड होगा, यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सही, यहां जाकर डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0529 डिवाइडेड बाय n, ऐसे का ऐसे डिवाइड में चला गया। log p अपॉन r, log वहां जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लो। यहां पे क्या बचा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्या होता है, केसी, ये निकल गई केसी की इक्वेशन। तो क्या देखो अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ई नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अगर तुमको स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ई सेल पता है, यहां पर लिख दो तो केसी निकल जाएगा। देख रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन का ई कैसे निकालते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको अपरेटस लगाने की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मौजूद है आपके पास, 2 मेटल्स के नाम लो, ई सेल निकल जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ठीक है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वजह से हुआ था, ये जो है ना फ्लो रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो, वहां से शुरू हुई सारी कहानियां हमारी, ठीक है। खैर, अब ये हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन थी नर्न्स की। नर्न्स की एक और एप्लीकेशन भी है, वो मैं बताऊंगा पोटेंशियोमीट्री के अंदर, ठीक है। पीएच भी निकल सकती है, समझ में आ रही है। ये मैंने इसको लीक कर दिया, मैंने थोड़ा सा पहले, वक्त से पहले। इसकी मतलब एप्लीकेशन इतनी है, मैं बता नहीं सकता कितनी है, बहुत एप्लीकेशन है इसकी। अभी नर्न्स इक्वेशन शुरू, अब आएंगे कंसंट्रेशन सेल्स। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स से, और कंसंट्रेशन सेल्स को पढ़ने के बाद फिर हम अपनी पोटेंशियोमीट्री शुरू करेंगे, सही है। और अब नर्न्स इक्वेशन को छोड़ना नहीं है, नर्न्स इक्वेशन को पकड़ लिया। तो देखो नर्न्स जो है इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो एक काम भी करते हैं, कंसंट्रेशन सेल के साथ नर्न्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर हम पोटेंशियोमीट्री शुरू करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसकी और फॉर्म्स भी हैं, इस इक्वेशन की और फॉर्म्स भी हैं, जरूरत पड़ने पर वो बताता रहूंगा, ठीक है।